नमस्कार साथियों, डॉक्टर केसी सामोता यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। विश्व आदिवासी दिवस की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। साथियों, आज विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर हम एक आदिवासी नायक जयपाल सिंह मुंडा के वक्तव्य जो उन्होंने संविधान सभा में व्यक्त किए उनसे आपको रूबरू कराएंगे। प्रत्येक आदिवासी भारतीय को जयपाल सिंह मुंडा, जो कि बाबा साहब अम्बेडकर की तरह आदिवासियों के महानायक रहे हैं, हॉकी के खिलाड़ी और भारतीय नागरिक सेवा में चयनित, उसके बाद दोबारा प्रशिक्षण के लिए कहने पर उसको ठुकरा दिया गया, ऐसे थे तत्कालीन बिहार प्रांत के छोटे नागपुर के मुंडा समुदाय का प्रतिनिधित्व करने वाले जयपाल सिंह मुंडा। साथियों, आदिवासियों का जो बलिदान है वह अविस्मरणीय रहा है। हालांकि भारतीय इतिहास ने उसको धुंधला ही लिखा है या लिखा ही नहीं है, गुमनामी में उनके इतिहास को समाप्त करने की कोशिश की है। लेकिन इतिहास को नष्ट करने के बावजूद भी इतिहास अपने कुछ साक्ष्य पीछे छोड़ जाता है। ऐसे ही कुछ साक्ष्य हमारे पास आज भी उपलब्ध हैं जो आदिवासियों के उस बलिदान को हमें स्मृत कराते हैं, जो इन्होंने न केवल अपने आदिवासी की पहचान को बरकरार रखने के लिए अपितु अपने अस्तित्व को भी बनाए रखने के लिए संघर्ष किया। निसंदेह भारतीय इतिहास में उनको वह कोई स्थान नहीं दिया गया जो उनके संघर्ष को स्थान मिलना चाहिए था। शायद इसका सबसे बड़ा मुख्य कारण वह आदिवासियों की स्याही नहीं थी, आदिवासियों की कलम नहीं थी, लिखने वाले आदिवासी नहीं थे। गैर आदिवासी जो मनुस्मृति से देश की व्यवस्था चला रहे थे, उन लोगों ने अपने बारे में इतिहास लिखा, अपने मिथ्या इतिहास के माध्यम से दूसरे लोगों के इतिहास को मिटाने की भरपूर कोशिश की। जयपाल सिंह मुंडा ने कहा, संविधान तुम्हारा है, सीमाएं तुम्हारी हैं, संप्रभुता तुम्हारी है, झंडा तुम्हारा है, हमारा क्या है? क्या है तुम्हारे प्रस्तावित संविधान में जो आदिवासी और मुख्य धारा दोनों के लिए एक समान हो? साथियों, जयपाल सिंह मुंडा ने संविधान सभा में जो आदिवासियों को नगण्य जैसा प्रतिनिधित्व दिया गया, उस प्रतिनिधित्व पर बात करते हुए अनेक बार अपने वक्तव्य जारी की। जयपाल सिंह मुंडा के उस वक्तव्य को जो उन्होंने संविधान सभा में व्यक्त किया है, उससे रूबरू होना प्रत्येक आदिवासी के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि आदिवासियों का जो बलिदान है, जो उनका गौरवशाली इतिहास है, उसके कुछ साक्ष्य हमें आदिवासियों की उस जबान में मिलते हैं। ये प्रत्येक आदिवासी का कर्तव्य है कि वह पढ़े, लिखे और संघर्ष करे, अपने उन आदिवासी नायकों के इतिहास को फिर से संजोए और अपनी स्याही से, अपनी कलम से लिखे, क्योंकि गैर आदिवासी उनका इतिहास कभी नहीं लिखेंगे। यहाँ जंगल में शेर का इतिहास लिखा गया है, हिरणों के साथ क्या हुआ, कितने हिरणों ने बलिदान दिया, इसका जिक्र कदापि शेर की स्याही में और शेर के द्वारा लिखे गए इतिहास में हमें नहीं मिल सकता है। यही कारण है कि भारत में भी आदिवासी जो एक नया शब्द नहीं है, अपितु एक विरासत को अपने आप में संजोए हुए है भारत के मूलवासी। 11 दिसंबर 1946 का वक्तव्य। श्री जयपाल सिंह, मैं आपको धन्यवाद देता हूं सर, आपने मुझे नागपुर की आदिवासी जनजातियों के प्रतिनिधि के रूप में बोलने का मौका दिया। मैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बधाई देते हुए कुछ शब्द कहना चाहता हूं, विशेषकर उस समुदाय की ओर से जिसका मैं प्रतिनिधित्व करता हूं। जहां तक मैं गिन सका हूं, हम यहाँ केवल 5 हैं, लेकिन हम लाखों करोड़ों हैं और हम ही भारत के असली मालिक हैं। मुझे आशा है कि ये भारत के मूल लोगों के वास्तविक पुनर्वास और पुनर्स्थापन का एक मंच मात्र है, जिसे संविधान सभा के नाम से जाना गया। साथियों, जयपाल सिंह मुंडा अभिव्यक्त कर रहे हैं कि संविधान सभा उनके उस गौरव को पुनर्स्थापित करेगी, समानता, स्वतंत्रता और न्याय को स्थापित करेगी। मैं इसका समर्थन केवल इसलिए नहीं करता क्योंकि ये भारतीय कांग्रेस के किसी नेता द्वारा पराजित हो सकता। मैं इसका समर्थन करता हूं क्योंकि ये एक ऐसा संकल्प है जो इस देश के हर दिल में धड़कने वाली भावनाओं को अभिव्यक्ति देता है। मुझे इस संकल्प के शब्दों से कोई आपत्ति नहीं है। एक जंगली, एक आदिवासी के रूप में मुझसे इस प्रस्ताव की कानूनी पेचीदगियों को समझने की उम्मीद नहीं की जाती है, लेकिन मेरा सामान्य ज्ञान मुझसे कहता है, मेरे लोगों का सामान्य ज्ञान मुझसे कहता है कि हम में से हर किसी को आज़ादी की राह पर चलना चाहिए और साथ ही मिलकर लड़ना चाहिए। महोदय, यदि भारतीय लोगों का कोई समूह है जिसके साथ बुरा व्यवहार इतिहास में किया गया है, तो वो मेरे लोग हैं। इतिहास जो हमारा 10,000 सालों के पहले का इतिहास भीमबेटका की गुफाओं में दिखाई देता है, उस इतिहास को मिटाने की भरपूर कोशिश की गई, लेकिन इतिहास मिटाने से मिटता नहीं है। जयपाल सिंह सभापति महोदय, मैं लाखों अज्ञात भीड़ की ओर से बोलने के लिए खड़ा हूं, फिर भी बहुत महत्वपूर्ण स्वतंत्रता के अपरिचित योद्धाओं, भारत के मूल लोगों की ओर से जो विभिन्न रूपों से जाने जाते हैं,
बिछड़ी जनजातियों, आदिम जनजातियों, आपराधिक जनजातियों और अन्य सभी के रूप में श्रीमान मुझे जंगली होने पर गर्व है। इसी नाम से हम देश के अपने हिस्से में जाने जाते हैं। हम जंगलों में रहते हुए भी जानते हैं कि इस प्रस्ताव का समर्थन करने का क्या मतलब है। 30 लाख से अधिक आदिवासियों की ओर से संविधान सभा में मैं प्रतिनिधित्व कर रहा हूं। संविधान सभा में जयपाल सिंह मुंडे के इस कथन पर जोरदार जयकारे लगाए गए, तालियों की गड़गड़ाहट सुनाई दी गई। पिछले 6000 वर्षों से उनके साथ अपमानजनक व्यवहार किया गया है, उनकी अपेक्षा उपेक्षा की गई। सिंधु घाटी का इतिहास, सिंधु सभ्यता का इतिहास, जिसका मैं एक बच्चा हूं, स्पष्ट रूप से दर्शाते कि ये नए लोग हैं। जहां तक मेरा सवाल, आप में से अधिकांश घुसपैठिए हैं। ये नए लोग हैं जिन्होंने मेरे लोगों को सिंधु घाटी से भगाया है। जंगल की स्थिरता के लिए संकल्प आदिवासियों को लोकतंत्र नहीं सिखाने वाला है। आप जनजातीय लोगों को लोकतंत्र नहीं सिखा सकते। आपको उनसे लोकतांत्रिक तरीके सीखने होंगे। ये पृथ्वी पर सबसे अधिक लोकतांत्रिक लोग हैं। श्रीमान, मेरे लोगों को पर्याप्त सुरक्षा उपायों की आवश्यकता नहीं है। जैसा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा है, हम अपने खुद रक्षक हैं, उन्हें मंत्रियों से संरक्षण की आवश्यकता है। यही स्थिति आज हम कोई विशेष सुरक्षा नहीं मांगते। हम चाहते हैं कि हमारे साथ भी हर दूसरे भारतीय की तरह व्यवहार किया जाए। हिंदुस्तान की समस्या यदि हम सभी अलग अलग उग्र दिशाओं में चिल्लाएं, अलग अलग तरीके से महसूस करें, तो हम कब्रिस्तान में समाप्त हो जाएंगे। यहाँ जयपाल सिंह मुंडा समानता, न्याय और मानवता के व्यवहार की बात कर रहे हैं। साथियों, ये बड़ा ही एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि आज तक भी गैर आदिवासियों के द्वारा आदिवासियों के साथ इंसानियत का व्यवहार नहीं किया जा रहा है। इसके लिए द्विज जिम्मेदार हैं, द्विज ट्विंस बॉर्न जिम्मेदार हैं। मेरे लोगों का पूरा इतिहास भारत के गैर आदिवासियों द्वारा लगातार शोषण और बेदखली का इतिहास रहा है, जो विद्रोह व्यवस्था से घिरा हुआ है। और फिर भी मैं पंडित जवाहरलाल नेहरू का अपना भाग्य सौंपता हूं। नेहरू अपनी बात पर अड़े रहे। मैं आप सभी की बातों पर विश्वास करता हूं कि अब हम एक नया अध्याय शुरू करने जा रहे हैं। स्वतंत्र भारत का एक नया अध्याय, जहां अवसर की समता है, जहां किसी की उपेक्षा नहीं की जाएगी। मेरे समाज में जाति का कोई प्रश्न नहीं है, हम सब बराबर हैं। क्या कैबिनेट मिशन द्वारा हमारे साथ लापरवाही से व्यवहार नहीं किया गया है? 30 मिलियन से अधिक लोगों को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया गया है। ये राजनीतिक विधवा वेशभूषा का ही मामला है कि आज हमें इस संविधान सभा में 6 आदिवासी सदस्य मिले हैं। कैसा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने हमारे उचित प्रतिनिधित्व के लिए क्या किया? क्या नियमों में ऐसा कोई प्रावधान होने जा रहा है जिससे अधिक आदिवासियों को और आदिवासियों द्वारा लाना संभव हो सके? मेरा मतलब है सर, केवल पुरुष ही नहीं बल्कि महिलाएं भी। संविधान सभा में बहुत सारे लोग हैं, हम और अधिक महिलाएं चाहते हैं। श्रीमती विजयलक्ष्मी पंडित जैसी और अधिक महिलाएं, जो पहले ही इस नस्लवाद को नष्ट करके अमेरिका में जीत हासिल कर चुके हैं। मेरे लोग आपसे नस्लवाद, आपके नस्लवाद, हिंदुओं और अन्य सभी के नस्लवाद के कारण 6000 वर्षों से पीड़ित हैं। ये जयपाल सिंह मुंडा स्पष्ट रूप से आदिवासियों के प्रतिनिधित्व को अभिव्यक्त कर रहे हैं। किस तरह से हिंदू के नाम पर उनके धर्म को नष्ट करने की कोशिश की, उनकी सभ्यता, उनकी भाषा, उनकी संस्कृति, तौर तरीके, समान नागरिकता के नाम पर आज भी तबाह करने की कोशिश की जा रही है। श्रीमान, जब आप कांग्रेस के रामगढ़ अधिवेशन की स्वागत समिति के अध्यक्ष थे, क्या मैं उत्साह के वे शब्द पढ़ सकता हूं जो आपने उन्हें दिए थे? बिहार का वह हिस्सा जहां आज ये विशाल सभा एकत्र हो रही है, उसकी अपनी विशेषताएं हैं। सुंदरता में यह अतुलनीय है। इसका इतिहास भी अद्भुत है। इन हिस्सों में बड़े पैमाने पर वे लोग रहते हैं जो भारत के मूल निवासी माने जाते हैं। उनकी सभ्यता अलग है, कई मायनों में अन्य लोगों की सभ्यता से भी अलग है। पुराने लेखों की खोज से पता चलता है कि सभ्यता बहुत पुरानी है। आदिवासी आर्यों से भिन्न वंश के हैं हम, और उसी वंश के लोग भारत के दक्षिण पूर्व की ओर फैले हुए हैं। बहुत दूर तक कई द्वीप हैं। इन भागों में उनकी प्राचीन संस्कृति काफी हद तक संरक्षित है, शायद अन्य जगहों की तुलना में अधिक है। आर्यों के द्वारा, जयपाल सिंह मुंडा कह रहे हैं कि आर्यों के द्वारा, आर्य व्यास संतति के द्वारा आदिवासियों के इतिहास को खुर्द बुर्द किया गया, दफना दिया गया, धुंधला किया गया, लेकिन आदिवासियों का इतिहास इनके मिटाने से मिटता नहीं है। जयपाल सिंह मुंडा की आवाज़ में वह आज भी हमारे साथ बुलंद हो रहा है। हमें अपने इतिहास को संयोजना होगा। आदिवासियों को अपनी स्याही और अपनी कलम की आवश्यकता है। महोदय, मैं कहता हूं कि आप मेरे लोगों को लोकतंत्र नहीं सिखा सकते। क्या मैं दोहरा सकता हूं कि ये इंडो आर्यन भीड़ का आगमन है जो लोकतंत्र के अवशेषों को नष्ट कर रहा है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी नवीनतम पुस्तक में इस मामले को बहुत अच्छी तरह से रखा है। मुझे लगता है कि इसे अद्भुत कर सकता है। मैं इसे अद्भुत कर सकता हूं। अपनी डिस्कवरी ऑफ इंडिया में वे सिंधु घाटी सभ्यता और बाद की शताब्दियों के बारे में बात करते हुए कहते हैं, वहां कई जनजातीय गणराज्य थे, उनमें से कुछ बड़े क्षेत्रों को कवर करते थे। महोदय, फिर से कई आदिवासी गणराज्य होंगे जो भारतीय स्वतंत्रता की लड़ाई में सबसे आगे होंगे। मैं हृदय से प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और आशा करता हूं कि जो सदस्य अब बाहर हैं उन्हें अपने साथी देशवासियों पर समान विश्वास होगा। आइए हम सब साथ मिलकर, मिल बैठकर, मिलजुल कर काम करके आज़ादी की लड़ाई लड़ें, तभी हमें वास्तविक स्वतंत्रता मिलेगी। साथियों, जयपाल सिंह मुंडा ने संविधान सभा में स्पष्ट रूप से कहा है, इंडो आर्यन लोगों के द्वारा भारत के लोकतंत्र और आदिवासियों के गणराज्यों को तबाह किया गया। जिस देश के आदिवासी राजा थे, किंग थे, उन आदिवासियों को आज दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही है। आज के विकास की इबारत भी आदिवासियों की बेदखली पर लिखी जा रही है। ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि भारत के मूलवासी आदिवासी जो शताब्दियों से यहाँ रहे हैं, उनसे उनका हक छीन लिया गया है।
और इंडो आर्यन के द्वारा, द्विज के द्वारा, ट्विंस बॉन्ड्स के द्वारा पूरी व्यवस्थाओं पर कब्जा कर लिया गया है। व्यवस्थापिका से कार्यपालिका तक, कार्यपालिका से न्यायपालिका तक, न्यायपालिका से मीडिया तक, मीडिया से निजी क्षेत्र तक, निजी क्षेत्र से जंगलों तक आदिवासियों को तबाह करके हटाकर द्विजों ने अपना आधिपत्य स्थापित किया। आवश्यकता है आदिवासियों को अपने इतिहास को जानने की और फिर से अपने प्रतिनिधित्व को प्राप्त करने की। वह दिन दूर नहीं जब आदिवासी महिला राष्ट्रपति नहीं होगी अपितु प्रधानमंत्री होगी, क्योंकि राष्ट्रपति एक रबड़ स्टैंप है। हम जानते हैं पहली राष्ट्रपति महिला द्रौपदी मुर्मू को बनाया गया, लेकिन राष्ट्रपति के कोई मायने नहीं है। वास्तविक शक्तियों को प्रधानमंत्री धारण करता है। जिस दिन आदिवासी इस देश का प्रधानमंत्री होगा, जिस दिन आदिवासी इस देश का राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मुख्य सचिव, गृह मंत्री होगा, जिस दिन आदिवासी इस देश की निर्णायक संस्थाओं में प्रतिनिधित्व प्राप्त कर लेगा, उस दिन आदिवासी अपने भारत को फिर से प्राप्त कर लेगा। आप सबका इस व्याख्यान को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।